Good morning and welcome to today's class. Today we are going to continue the excretory system and going to study the fifth part of this lecture. आज हम लोग उत्सर्जी तंत्र का पांचवा पार्ट पढ़ेंगे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन। हमने आपको पहले कह दिया था कि जो नेफ्रॉन में जो यूरिन फॉर्मेशन की क्रिया होती है तीन चरणों में होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और दूसरा रीएब्जॉर्प्शन। ये दोनों प्रक्रियाएं हमने पढ़ ली और जो तीसरा प्रोसेस है दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो ट्यूबुलर सिक्रीशन इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम पेरीट्यूबुलर कैपिलरी एंड इंटरस्टिशियल स्पेस इनटू नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, मतलब नेफ्रॉन से जो ट्यूब्यूल निकला था उसके चारों तरफ पेरीट्यूबुलर स्पेस था, इंट्रास्टिशियल स्पेस था और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज थी। कल हमने आपको खूब बताया इसके बारे में। तो उस स्पेस से फिर से मटेरियल का पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में जाना, ये क्रिया कहलाती है ट्यूबुलर सिक्रीशन। और ये पूरी तरह से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं और जो एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके जरिए होता है। और दिस एक्चुअली फैसिलिटेट्स द रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस। जो अवांछनीय पदार्थ है इसकी रिमूवल में मदद करता है और आमतौर पर ये जो है को ट्रांसपोर्ट या जिसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं उसके जरिए होता है। अगर कोई चीज फिल्टर हुई, एब्जॉर्ब नहीं हुई और सीक्रेट हो गई तो इसका मतलब उसका जो क्लियरेंस है वो 100% है ना। मतलब क्लियरेंस रेट इज ग्रेटर देन जीएफआर, मतलब जीएफआर से जितना वो निकला उससे ज्यादा उसका क्लियरेंस। जैसे पेनिसिलिन एक दवा है जो फिल्टर होती है और लेकिन रीएब्जॉर्ब नहीं होती। पेनिसिलिन टैबलेट या इंजेक्शन लेने के 4 घंटे के अंदर यूरिन के जरिए शरीर से क्लियर हो जाता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है, आप जानते हो। तो जैसा इसमें लिखा हुआ है कि 80% ऑफ द पेनिसिलिन इज गॉन विद इन 4 आवर्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे मैं आपको कह रहा था कि ये क्या है, ये नेफ्रॉन ट्यूब्यूल है। यहाँ पर फिल्ट्रेशन की क्रिया हुई, फिल्ट्रेशन के बाद फिल्ट्रेट इसमें आए। इसमें आने के बाद आमतौर पर आपने देखा था कि इसमें सोडियम क्लोराइड है, वाटर है, बाइकार्बोनेट है, ग्लूकोज है, एमाइनो एसिड है। ये सारी की सारी चीजें एब्जॉर्ब होकर के कहाँ आई थी? इस स्पेस में आई थी। इस स्पेस का नाम हमने दिया था, क्या नाम दिया था? इंटरस्टिशियल स्पेस। फिर इसके चारों तरफ हमने देखा था कि यहाँ पर वासा रेक्टा की कैपिलरीज थी ना। यहाँ पर क्या थी? वासा रेक्टा की कैपिलरीज थी और ये सारी चीजें जो वापस रीएब्जॉर्ब हो रही हैं यूरिनरी ट्यूब्यूल से वासा रेक्टा में जाती थी। मतलब यहाँ से इन नलिकाओं में ये जाती थी। यहाँ से कहाँ जाती थी? इन नलिकाओं में जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, खास तौर से कलेक्टिंग डक्ट में या डिस्टल में, इसमें क्या होगा कि ये जो बीच का स्पेस है ना, उसमें से कुछ चीजें इसमें वापिस डाली जाएगी। जैसे देखिए ये यूरिया है, इसमें जा रहा है ना। ये जो ग्रीन वाला जितना हाइड्रोजन आयन है इसमें जा रहा है, पोटेशियम आयन है इसमें जा रहा है। दीज थिंग्स आर बीइंग सीक्रेटेड इन ऑर्डर टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम थ्रू द यूरिन। ये चीजें इस ट्यूब्यूल में सीक्रेट की जा रही हैं, अंदर डाली जा रही हैं, ये जो कलेक्टिंग डक्ट और ट्यूब्यूल है। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन हुआ, यहाँ पर फिल्ट्रेट आए। फिल्ट्रेट आने के बाद जो जरूरी चीजें थी वो रीएब्जॉर्ब हो करके इंटरस्टिशियल स्पेस में आए और वहां से फिर वासा रेक्टा में चले गए। कल पूरी कथा हमने आपको सुनाई। उसके बाद क्या होता है, कुछ चीजें जो होती हैं इसमें या तो रीएब्जॉर्ब नहीं होती या फिर फिल्ट्रेट करके अंदर डाली जाती है। आमतौर पर ये रीएब्जॉर्ब, जैसे यूरिया रीएब्जॉर्ब हो जाता है लेकिन फिर डाला जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है फिर डाला जाता है। तो यूरिया है, हाइड्रोजन आयन है, पोटेशियम है, इसके अलावा कई ऐसे सब्सटेंस है विच आर सीक्रेटेड इन द ट्यूब्यूल एंड दोज सीक्रेटेड सब्सटेंस बिकम द पार्ट ऑफ द यूरिन। ये यूरिन के पार्ट के रूप में यूरिन के साथ निकलते हैं बाहर। तो एक्सक्रीशन और क्लियरेंस को हम देखें, जैसे फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन में जितना एब्जॉर्ब हो गया तो उतना तो फ्लूइड कम हो गया। फिर उसमें जितना सीक्रेट हुआ वो एक्सक्रीशन हो गया। मान लीजिए फिल्ट्रेट हुआ
100 ml, उसमें से 95% रीएब्जॉर्ब हो गया। 100 ml था, 100 में से 95 ml रीएब्जॉर्ब हो गया मान लीजिए, तो अब कितना बचा 5 ml। 5 ml में अगर 2 ml सिक्रीट हो गया तो ये कितना 97 ml बचेगा। तो एक्सक्रीशन रेट जो किसी भी पदार्थ का डिपेंड करता है, वो किस पर डिपेंड करता है कि उसका फिल्ट्रेशन रेट क्या है। मान लीजिए पेनिसिलिन ही था या इनुलिन है या सपोज करो शुगर है, तो उसका सबसे पहले फिल्ट्रेशन रेट क्या है, फिर ये देखा जाएगा कि वो रीएब्जॉर्ब भी होता है और सिक्रीट भी होता है, या फिर सिर्फ रीएब्जॉर्ब होता है या सिक्रीट होता है, या तो रीएब्जॉर्ब होगा या सिक्रीट होगा या दोनों चीजें होंगी। और इन दोनों के आधार पर यह तय होता है कि उसका क्लियरेंस रेट जो होता है वो कितना होगा, तो एक्सक्रीशन कितना होगा। तो ये हमें बताता है, मतलब एक फिल्ट्रेट हुआ, फिल्ट्रेशन होने का रीएब्जॉर्ब हुआ तो एक बात है, सिक्रीट हुआ दूसरी बात है, और दोनों चीजें होती हैं तीसरी बात है। जैसे मैंने कहा कि ग्लूकोज है तो सारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, पेनिसिलिन है सारा सिक्रीट हो जाएगा, है ना, हाइड्रोजन आयन है तो ये सिक्रीट होगा। कुछ चीजें हैं, यूरिया है, ये पोटेशियम है, ये रीअब्जॉर्ब भी होता है और सिक्रीट भी होता है, दोनों चीजें होती है। तो ये कहता है कि एक्सक्रीशन के बारे में नहीं बताता, लेकिन नेफ्रॉन कैसे ये सिक्रीशन की क्रिया कैसे काम करती है, इसको जानने के लिए लोगों ने क्या किया, कुछ ऐसे पदार्थ को यूज किया एक्सपेरिमेंट में जो क्या होता था, जिसका बिल्कुल ही रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता था या सिक्रीट वो नहीं होता था। जैसे 100 मान लीजिए जितना ml उसके शरीर में इंजेक्शन के जरिए दिया गया या पिलाया गया, और अगर वो 100% एक्सक्रीट हो गया, उसमें प्लाज्मा लेवल में मॉनिटर किया गया सब्सटेंस को, तो इसका मतलब कि इसके हिसाब से हम क्लियरेंस रेट किसी चीज का डिटरमिन कर सकते हैं। हमको देखना है किसी एक्सपेरिमेंटल एनिमल में कि हमें कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है, सपोज कोई दवाई है, तो वो कितना एक्सक्रीट आउट होती है, कितना उसका क्लियरेंस रेट है, तो हम ये देखेंगे उसको देने के बाद प्लाज्मा लेवल क्या हुआ, फिर 2 घंटे बाद प्लाज्मा लेवल क्या था, फिर यूरिन में कितना सिक्रीट हुआ, ये सारी चीजें मॉनिटर करके होती है। जैसे इनुलिन एक प्लांट प्रोडक्ट है जो फिल्टर होता है लेकिन रीअब्जॉर्ब नहीं होता है और सिक्रीट भी नहीं होता। मतलब होता क्या है, जैसे ये इनुलिन है, ये फिल्टर आउट होकर के सपोज करो ये वाला जो पार्ट है, जो 4 दाने इसमें बने हुए 4 ग्रेन्स, ये इनुलिन है। फिल्ट्रेशन इसका 100% हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि 0% इनुलिन इज रीअब्जॉर्ब, ये रीअब्जॉर्प्शन इसका हुआ ही नहीं, दैट्स व्हाई 100% इनुलिन इज एक्सक्रीटेड। तो यहाँ सिक्रीशन का काम आया ही नहीं, यहाँ सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ एक्सक्रीशन हुआ। मतलब इसमें से इन ट्यूब्यूल से इसमें इसको एक्सक्रीट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। सो 100% प्लाज्मा फिल्ट्रेट, जैसे यूरिन कंसंट्रेशन 4 ml था, 100 ml फिल्ट्रेट में 4 ml था, GFR 100 ml था, 100 ml प्लाज्मा रीअब्जॉर्ब कर गया। और अगर 100% इनुलिन में 4 का 4 ml अगर इसमें एक्सक्रीट हो गया, तो इसका इंसुलिन का क्लियरेंस क्या हुआ, जो प्लाज्मा का क्लियरेंस का जो फिल्ट्रेशन रेट है उसी के हिसाब से हुआ कि अगर GFR 100 ml पर मिनट है तो क्लियरेंस रेट इसका क्या हुआ, रेट ऑफ क्लियरेंस इसका 100 ml इनुलिन ही होगा, क्योंकि फिल्ट्रेशन रेट के बाद कितनी देर में यूरिन में वो चला आता है। अब हम ये देखते हैं कि क्लियरेंस रेट और कुछ एग्जाम्पल जैसे देखे गए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ से फिल्टर होकर के आया, 100% इसका फिल्ट्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन के बाद इसमें से 100% रीअब्जॉर्ब हो गया, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, इस ट्यूब्यूल के जरिए यूरिन में कोई सा ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं जाएगा। इसका भी जो GFR है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, उसी प्रकार से होगा, 100 ml पर मिनट है, लेकिन उतना 100 ml प्लाज्मा जो है वो रीअब्जॉर्ब हो गया। और ये डिपेंड करता है कि अब इसमें कई तरह की चीजें आती है, अगर एक्सक्रीशन से ज्यादा फिल्ट्रेशन रेट है तो नेट एब्जॉर्प्शन कितना होगा, है ना, अगर एक्सक्रीशन ज्यादा है फिल्ट्रेशन की तुलना में तो नेट सिक्रीशन कितना होगा। फिल्ट्रेशन एक्सक्रीशन सेम है तो उसमें न तो कोई एब्जॉर्प्शन होगा न सिक्रीशन होगा, क्लियरेंस रेट कम है ना।
क्लियरेंस रेट इज लेस देन द इन्यूलिन, इन्यूलिन के क्लियरेंस रेट कम है, तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर इन्यूलिन के साथ हम देते हैं और हम देखते हैं कि इन्यूलिन के इतना वो यूरिन से बाहर नहीं निकला, तो इसका मतलब कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब हो गया। क्लियरेंस रेट अगर इन्यूलिन के बराबर है तो इसमें न तो एब्जॉर्ब हुआ न तो सिक्रीट हुआ, और अगर क्लियरेंस रेट इसका ज्यादा है तो इसका मतलब इसमें सिक्रीट हुआ। तीन चीजें हुई, तीन कंडीशन है कि मान लीजिए कोई पदार्थ एक्स है, अब उसमें यह देखा गया कि इन्यूलिन के साथ जब दिया गया तो इन्यूलिन से इसका अगर क्लियरेंस कम है मतलब उसमें कुछ एब्जॉर्ब हो गया, जितना भी कम है उतना रीएब्जॉर्ब हो गया। अगर इन्यूलिन के बराबर है इसका मतलब न तो एब्जॉर्ब हुआ न सिक्रीट हुआ, और जितना दिया गया उससे ज्यादा सिक्रीट बाहर निकला यूरिन के जरिए, मतलब उसमें कुछ सिक्रीट हुआ है, सिक्रीशन की क्रिया हुई है। तो अब देखिए ये तो बता दिया मैंने। हाँ, यही कहानी है, दो चीजें, ट्यूबुलर फ्लूइड है, प्लाज्मा है। तो अब यहां देखिए, ये इसमें ट्यूबुलर फ्लूइड, ये ट्यूब्यूल में जो यूरिनरी नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूल में जो फ्लूइड है और जो प्लाज्मा है, उसमें कितना कितना कंसंट्रेशन है चीजों का, उसका एक रेशियो है। तो अगर वो रेशियो यहाँ 1 है, यहाँ ऊपर वाला 1 से ज्यादा है और ये नीचे वाला 1 से कम है, तो अगर TF/P अगर 1 है तो इसका सॉरी लेस देन 1 है, लेस देन 1 है का मतलब क्या हो गया कि ये चीजें कि ये चीजें जो हैं, मतलब इन चीजों में क्या हो रहा है कि रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया हो रही है। सॉलिड इज रीअब्जॉर्ब लेस क्विकली देन वाटर, और उसमें क्या होता है कि सिक्रीशन एक्चुअली इसमें होता नहीं है, बेसिकली होता क्या है कि इसमें देखिए प्लाज्मा कंसंट्रेशन लगातार जो ये क्या है घट रहा है यहाँ पर, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन अगर ये ट्यूबुलर फ्लूइड का घट रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि, एक सेकंड रुकना जरा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ये थोड़ा सा कोई आ गया था, मैं डाइवर्ट हो गया थोड़ा सा। हाँ, क्या मैं कह रहा था, इफ द ट्यूबुलर फ्लूइड अपॉन प्लाज्मा इफ इट इज लेस देन 1, तो सॉरी ग्रेटर देन 1 है यार, अगर ये ग्रेटर देन, तो ये इधर की बात हुई है ना। तो अगर हम अपन यहां से शुरू करते हैं, जहां जो ट्यूबुलर फ्लूइड है और प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन है किसी सब्सटेंस का वो लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 का मतलब ये होता है कि सॉलिड इज रीअब्जॉर्ब मोर क्विकली देन वाटर। मतलब जैसे फॉस्फेट है, बाइकार्बोनेट है, एमिनो एसिड है, ग्लूकोज है, इन सब का आप ग्राफ देख रहे हो। ये सारी चीजें क्या होती हैं कि इसका ट्यूब्यूल में जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब ट्यूब्यूल का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा का सारा जो ये सारी की सारी चीजें, ये दीज आर ओनली रीएब्जॉर्ब, ये सारी सिर्फ रीएब्जॉर्ब हो रही है, इसमें सिक्रीशन कोई नहीं हो रहा। और यहाँ आप ध्यान से देखिए कि ये जो कलर है, जो लाइट स्काई कलर टाइप का है, हल्का ब्लूइश है, ये कलर, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, जहां तक जिस ग्राफ में इस ये कलर जो भी बताता है वो रीअब्जॉर्प्शन को बताता है। फिर अगर जो ट्यूबुलर फ्लूइड अपॉन प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन 1 है, मतलब इन दोनों का जो रेशियो 1 है, तो अगर ये इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या हो रहा है कि जितना फिल्ट्रेशन हो रहा है, जितना फिल्ट्रेशन हो रहा है उतना ही एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। और इसमें करीब करीब कहानी है क्या है कि सॉल्यूट और वाटर दोनों एक ही रेट से रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, जिससे पोटेशियम है, सोडियम है, वो करीब करीब इसका जो ट्यूबुलर फ्लूइड और प्लाज्मा का कंसंट्रेशन बराबर होता है। और जब ये ज्यादा हो, एक से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें रीअब्जॉर्ब जो हो रहा है पानी की तुलना में कम रेट से हो रहा है, और इसमें चीजें सिक्रीट हो रही हैं। तो आप देखिए कि यहां से यहां तक का जो रीजन है, ये इसका कलर थोड़ा सा बादामी कलर का है, आलमंड कलर का है, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जितनी चीजें आपको दिख रही हैं, दीज थिंग्स आर बीइंग सिक्रीटेड। ये मतलब ये रीअब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, ये रीअब्जॉर्ब नहीं, इसमें रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सिक्रीशन हो रहा है। जबकि ये जो चीजें आप देख रहे हो, जैसे इनुलिन है, इसका क्या हो रहा था, कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, सिर्फ सिक्रीशन होता है। यूरिया का
रीअब्जॉर्प्शन भी होता है और सिक्रीशन भी होता है। क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन भी होता है, पोटेशियम का सिक्रीशन भी होता है, रीअब्जॉर्प्शन, तो ये सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब कि ये सारी चीजें, जैसे पारा हिप्यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन है, इनुलिन है, ये चीजें सिर्फ उसमें उसका सिक्रीशन होता है, कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। पोटेशियम का सिक्रीशन का एक देखिए दिया हुआ है, ये पंप है जो पीसीटी या डीसीटी का ये चैम्बर है, इसके अंदर ये ल्यूमन है, तो ल्यूमन के अंदर से यहाँ पर सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप है, और ये पंप क्या करता है कि सोडियम को तो बाहर लाता है और पोटेशियम को ये अंदर भेजता है, ये जो पंप है। उसी प्रकार से क्लोराइड और वाटर दोनों जो होते हैं रीअब्जॉर्ब होते हैं। इसका मतलब जो सोडियम है, क्लोराइड है, वाटर है, ये तीनों तो रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो पोटेशियम है ये इंटरस्टिशियल चैम्बर से अंदर की तरफ ल्यूमेन में जा रहा है, मतलब इसका सिक्रीशन भी हो रहा है। अब देखिए यूरिन जो नॉर्मली होता है काफी डाइल्यूट स्टेट में होता है, लेकिन हार्मोनल कंट्रोल के द्वारा, जैसे आपको मैंने एल्डोस्टेरॉन एडीएच का पूरा प्रोसेस बताया है, हालांकि इस स्लाइड में भी आएगा लेकिन इसको बताने की आवश्यकता है नहीं मुझे। तो इसकी एडीएच और एल्डोस्टेरॉन क्या करते हैं, पानी को कंजर्व करते हैं, और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो किडनी ट्यूब्यूल्स में होता है उसको बढ़ाते हैं, एंड इन दैट वे यूरिन जो होता है काफी कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो यूरिनरी नॉर्मली एग्जिस्ट नेफ्रॉन इन डाइल्यूट स्टेट, however under hormonal control water reabsorption occurs and create an extremely concentrated urine। खास तौर से जब पानी का इंटेक कम होता है, मान लीजिए कभी गर्मी का मौसम हो जाता है, या आपने 5-6 घंटे से पानी नहीं पिया है, 10 घंटे से पानी नहीं पिया है, गर्मियों का मौसम है, तो आप देखते हो कि यूरिन ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है। वो इसलिए होता है कि पानी को कंजर्व करने की क्रिया होती है, उसमें एडीएच और एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन है वो अंदर ऑस्मोलैरिटी को, जो हमारा जल संतुलन है या ऑस्मो रेगुलेशन के लिए पानी का रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। ये दोनों को हमने बता दिया था कि एल्डोस्टेरॉन सोडियम पोटेशियम एटीपीएच एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। मतलब ये क्या करेगा कि पोटेशियम को अंदर ट्यूब्यूल में भेजेगा और सोडियम को रीअब्जॉर्ब करेगा। तो इसलिए सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, पोटेशियम का एक्सक्रीशन होता है, और साथ साथ पानी का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये हमने देख लिया था कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कैसे काम करता था, और उसकी वजह से जो एंजियोटेंसिन 2 बनता था वो एल्डोस्टेरॉन को एक्टिवेट करता था, और उससे क्या क्रियाएं होती थी, मैंने इससे कल जो पढ़ाया था, परसों जो हमने पढ़ाया था आपको फिल्ट्रेशन, उसमें हमने आपको बताया था, बल्कि उससे ही पहले बताया नहीं, कल बताया आपको रीअब्जॉर्प्शन में, ठीक है। उसी प्रकार से एडीएच है, एंटी डायरेटिक हार्मोन कैसे करता है कि वो पानी के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, डायूरेसिस यानी पानी का जो एलिमिनेशन है उसको कम करता है, ट्यूब्यूल्स में पानी के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो जैसे ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं हाइपोथैलेमस में, वो बताते हैं कि भाई ब्लड में या प्लाज्मा में पानी का कंसंट्रेशन कम हो गया, प्लाज्मा की ऑस्मोलिटी बढ़ गई, तो उससे क्या होता है, प्यास लगती है, ड्रिंकिंग जो है वो ब्लड वॉल्यूम को थोड़ा सा मेंटेन करता है, तो इससे होमियोस्टेसिस होती है। या फिर क्या होता है कि इस कंडीशन में हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, एडीएच यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक्टिवेट करता है। ये क्या करते हैं, यहाँ पे परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से पानी का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और होमियोस्टेसिस की क्रिया हो जाती है, ठीक है। तो ये स्टिमुलेट कब होता है एडीएच, जब ऑस्मो रिसेप्टर जो हमारे हाइपोथैलेमस के हैं वो एक्टिवेट होते हैं। फिर हम देखें कि एन इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो एट द एट्रिया ऑफ द हार्ट, अगर ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा है हार्ट के एट्रिया पर, तो वहां से एक दूसरा हार्मोन निकलता है, उसको हम कहते हैं एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ये वैसोडाइलेशन कर देते हैं। जब ब्लड फ्लो तेज हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो वैसोडाइलेशन हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर, इंग्लिशली जो ब्लड प्रेशर को शरीर में ना रेगुलेट करने वाला है, तो अगर ज्यादा फ्लो से हार्ट से ब्लड निकल रहा है तो उसका एट्रियम ये फील किया जाता है, और वहां जो एएनएफ निकलता है वो क्या करता है, उसको डायलेट कर दे, ब्लड प्रेशर से कम हो जाता है। तो ये जो है ये एंजियोटेंसिन सिस्टम को ये रेगुलेट करता है, जो एएनएफ मैकेनिज्म है। एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन या एल्डोस्टेरॉन सिस्टम ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए पहले हम सेट कर चुके हैं इसको कि ये जैसे किडनी में है
वो ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम को जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स एक्चुअली महसूस करते हैं, फिर मैकुला डेंसा को वो मैकुला डेंसा जो होता है वो महसूस करता है, फिर वो मैसेज देता है JGA जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स को। ठीक है, जैसे यहाँ से क्या कहते हैं, हाँ, ये मान लीजिए कि एफरेंट है और इफरेंट है। अब यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर आपने देखा था कि ये जो था ये किडनी डिस्टल ट्यूब्यूल है। डिस्टल ट्यूब्यूल में यहाँ पर जो सेल्स होती हैं उसको मैकुला डेंसाम कहते हैं। ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से रेनिन का सिक्रीशन होता है। रेनिन जो होता है एंजियोटेंसिन पर काम करता है, बनाता है एंजियोटेंसिन 1, फिर उस पर एंजियोटेंसिन 1 टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है जो एंजियोटेंसिन 2 बनाता है, जो एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन स्रावित करता है। वो क्या करता है, सोडियम और पानी के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ा देता है, और साथ साथ ये क्या करता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट भी करता है। जो यूरिनेशन की क्रिया होती है, मिक्टुरेशन की क्रिया होती है, वो कैसे होता है कि एक बार जब यूरिन वहां से किडनी से निकल जाता है उसके क्या कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स के द्वारा या पेल्विस के द्वारा, और 2 यूरेटर होते हैं जो उसको यूरिनरी ब्लैडर में लाते हैं। फिर वहां पर क्या होता है कि वहां जमा होता रहता है पल्सेटरी मूवमेंट में, जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट है उसकी वजह से क्या होता है यूरिन वहां पर जमा होता रहता है, और वहां करीब करीब आधा लीटर तक जो यूरिन है ना, वहाँ आमतौर पर आधे लीटर के आसपास यूरिन, आधा 1 लीटर के आसपास वो स्टोर होता है। जब वो भर जाता है तो वहाँ क्या होता है कि एक ब्लड उसका जो वेसल पर जो वो स्ट्रेच होता है, तो उसकी स्ट्रेचिंग की वजह से क्या होता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको एक मैसेज आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करता है ब्लैडर में, और यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो होता है जहां से यूरिन रिलीज होता है उसको रिलैक्स करता है। अभी हम डायग्राम में देखेंगे तो जहां से स्फिंक्टर कंट्रोल मूवमेंट होता है वहां 2 तरह के मसल्स हैं। एक तो इंटरनल स्फिंक्टर है जो स्मूथ मसल है, इनवॉलेंट्री है, और दूसरा एक्सटर्नल है जो वॉलेंट्री है। तो एक एडल्ट ह्यूमन जो होता है 1 से 1.5 लीटर तक यूरिन पर डे क्या कहते हैं वॉइड करता है। यहाँ देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर्स है, इस पर सेंसरी गया तो ये गया कहाँ पर, ये हमारे जाता है यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम में जो इसका नर्व है। जब यहाँ पर ये रिफ्लेक्स होता है, अब रिफ्लेक्स होने के बाद एक सीधा इसका जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन है जो स्मूथ मसल को कंडक्ट करता है, वो क्या करता है कि ये मैसेज डालता है यहाँ पर इसको रिलैक्स करने के लिए। अब दूसरा ये मोटर न्यूरॉन्स भी जाता है। अब पारासिम्पैथेटिक न्यूरॉन के साथ क्या है कि जैसे ये स्ट्रेच करेगा तो ये सिग्नल करेगा इसको कि भाई अब यहाँ जो स्फिंक्टर लगा हुआ है, 2 स्फिंक्टर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ स्फिंक्टर मतलब 2 वाल्व जैसी संरचनाएं हैं जो टाइट बंद होती हैं खुलती हैं, जो बंद खुलना स्फिंक्टर का काम। तो इंटरनल जो होता है ये इसके कंट्रोल में रहता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्मूथ मसल है पारासिम्पैथेटिक न्यूरॉन से। दूसरा जो है एक्सटर्नल जो है ये मोटर न्यूरॉन जो हमारे ऐच्छिक कंट्रोल में उसके नियंत्रण में रहती है। अब सपोज करिए कि यहाँ से ये खुल गया, तो अब ऐसा नहीं होगा कि आदमी कहीं भी जब कपड़ा पहने हुए तभी वो यूरिनेट करना शुरू नहीं कर देगा प्रॉपरली। वो टॉयलेट देखेगा, बाथरूम देखेगा, वहां जाएगा तब यूरिनेट करेगा। ये अनैच्छिक नियंत्रण की वजह से संभव नहीं है। मान लीजिए कि आदमी को मूत्र त्याग करने की इच्छा भी है, ही फीलिंग द प्रेशर, लेकिन वो जगह नहीं है, समय नहीं है, तो इन दैट कंडीशन क्या करेगा, उसको रोक के रखेगा। अब ये जो है इसका जो रिस्पॉन्स जाता है कि भाई वहाँ स्ट्रेच सिग्नल जो होता है, यहाँ से ब्रेन के जो पॉन्टिक सेंटर होता है, जो आपने देखा था मेडुला ऑब्लंगाटा जो पॉन्स होता था, वहां पर भी एक सेंटर होता है जो इसके स्ट्रेचिंग जो सेंसरी न्यूरॉन है इसका मैसेज फील करता है। तो वो ये आदेश देता है कि भाई वहां पर यूरिनेट करना है या नहीं करना है, कितनी देर में करना है, ये सारा जो सिग्नल है वहां से आता है, और वो एक्चुअली इस मोटर न्यूरॉन को भी रेगुलेट करता है। तो अब देखिए रिफ्लेक्स पाथवे है ये। तो दूसरा न्यूरल कंट्रोल क्या है कि स्ट्रेच रिसेप्टर जो होता है वो क्या करता है, ब्लैडर को स्ट्रेच करता है। जो सिग्नल जो है ब्लैडर से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड तक आता है, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के S2 और जो वर्टिब्रे S2 S3 के बीच में वहाँ पारासिम्पैथिक फाइबर जाता है।
तो इफरेंट सिग्नल जो होता है यहाँ से चला जाता है, इफरेंट जो स्मूथ मसल्स वाला सिग्नल यहाँ जाता है और वो क्या करता है कि अंदर वाले स्फिंक्टर को तो खोल देता है। तो ये इंटरनल को खोल देता है। फॉर वॉलेंट्री कंट्रोल मिक्टुरेशन सेंटर इन द पॉन्स रिसीव द सिग्नल। इसके लिए मैंने कहा ना कि यहाँ पर ब्रेन में एक पॉन्टिक सेंटर है, पॉन्स पर जो सेंटर है वो भी एक्चुअली सिग्नल को रिसीव करता है। तो ये भी क्या करता है, दोनों को मैसेज करता है, सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक दोनों को मैसेज करता है। और उसके बाद क्या होता है कि इट इज वो टाइम देखा जाता है कि अगर समय है यूरिनेट करने का तो फिर पॉन्स जो है वो ये सिग्नल देता है कि बाहर वाला जो स्फिंक्टर है ना इसको भी ओपन कर दीजिए ताकि यूरिनेट करने की क्रिया हो सके। तो इस प्रकार से जो मूत्र त्याग की जो क्रिया है वो रेगुलेट होती है। यूरिन जो है लाइट येलो होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, ये एसिडिक होता है और एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है इसका। ऑन एवरेज उसमें 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट किया जाता है पर डे। एनालिसिस ऑफ यूरिन जो होता है कई प्रकार के क्लिनिकल प्रॉब्लम्स के डायग्नोसिस में काम आता है। मान लीजिए कि नेफ्रॉन में डैमेज हो गया है, ग्लोमेरुलर जो है वहां पर बड़े बड़े क्या कहते हैं उसका छिद्र बड़ा हो गया है किसी टॉक्सिक डैमेज की वजह से। तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रोटीन भी छन जाएगा। तो प्रोटीन छन जाएगा तो वो प्रोटीन जो है यूरिन में आने लग जाएगा क्योंकि उसका रीअब्जॉर्प्शन तो होगा नहीं। तो अगर एल्बुमिन जैसा मान लीजिए प्रोटीन यूरिन में आ रहा है उसको एल्बुमिनेरिया कहते हैं। या फिर मान लीजिए जैसे मैंने कहा ग्लूकोज आ रहा है यूरिन में, तो ग्लूकोज यूरिन में आना इस बात का परिचायक है कि प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा है। जितना ग्लूकोज किडनी में फिल्ट्रेशन के दौरान रीअब्जॉर्ब हो सकता था उसकी कैपेसिटी से बाहर है। तो इस वजह से इसका मतलब वो बंदा जो है डायबिटिक है। उसी प्रकार से कीटोन आने का मतलब है कि उसमें ज्यादा फैट का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है और दूसरे जो फ्यूल सोर्सेस हैं कम है। इसका मतलब कि आदमी या तो हाईली डायबिटिक है या फिर वो फास्टिंग कर रहा है, जो इसको कीटोन आने का मतलब है। उसी प्रकार से कई डायबिटीज मेलाइटस है या जो कीटोजेनेसिस है या फिर क्या कहते हैं किडनी डैमेज है, इन सब का जो एक इंडिकेशन मिलता है यूरिन के एनालिसिस से। तो जो डिसऑर्डर्स होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के वो क्या होता है कि अगर ब्लड में यूरिया बढ़ रहा है तो वो यूरेमिया कहलाता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो यूरिया का जो सिक्रीशन है प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं किडनी का मेल फंक्शनिंग है। और यूरिया अगर ब्लड में बढ़ जाएगा तो आदमी जो है ना वो फिर वो डेलीरियम में चला जाता है, एक हेलुसिनेशन की अवस्था में कि वो क्या बोल रहा है कैसे किसको पहचानता नहीं है, क्या बोल रहा है उसको पता नहीं चलता। इसको वो यूरेमिया का एक सिम्टम है। उसी प्रकार से जो पेशेंट है उसमें यूरिया को रिमूव करने के लिए जिसका जो किडनी फंक्शन नहीं करता, जिन लोगों में उनको डायलिसिस दिया जाता है, आप जानते हो। दूसरा तरीका ये है कि जो किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, जो एक्यूट किडनी बिल्कुल फेलियर होने के कंडीशन में, उसके बाद किडनी में क्या होता है कुछ स्टोन्स वगैरह बन जाते हैं जो कैल्शियम के ऑक्जेलेट वगैरह ये किडनी में बन जाते हैं, इसको रीनल कैल्कुलाई कहते हैं। उसी प्रकार से अगर ग्लोमेरुलस में कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, वहां डैमेज हो गया, तो उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये बीमारी होती है। तो इसके साथ ही ये हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा खत्म कर दिया आज। थैंक यू।